अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया। ये अच्छा, आप इसका सन भी अगर आप पूछना चाहें, इसका सन है नवंबर 2012। बेटा ये नवंबर 2012 का क्वेश्चन है, पेपर 52 और क्वेश्चन नंबर 1। ये इसका रेफरेंस, ठीक है कि नहीं? ये इसका रेफरेंस। मगर मैं ये चाहता हूं आप मुझे एक बात बताएं कि जब किसी मैग्नेट को किसी कॉइल में से ड्रॉप किया जाता है, यानी वो गिरे उसके थ्रू से, तो उस कॉइल में वोल्टेज कैसी प्रोड्यूस होती है? उस कॉइल में वोल्टेज कैसी प्रोड्यूस होती है? आप मुझे उसका ईएमएफ टाइम ग्राफ बनाकर दिखा सकते हैं, कुछ सेंड कर सकते हैं मुझे कि नहीं जी? जब एक कॉइल में से मैग्नेट को ड्रॉप किया जाए तो उसमें ईएमएफ टाइम ग्राफ उसका कैसे बनेगा? ये बहुत जरूरी है कि आपको वो चीज पहले पता हो जी। ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको ये बात पहले पता हो कि इसमें ईएमएफ टाइम ग्राफ इसका बनेगा कैसे। कोई ऐसा है जो आप में से ये पहले मुझे क्या कहते हैं करके दिखाइए, इसका ग्राफ कोई बना दे। हम्म, जी जी। मैंने कहा आपको कि ये एक मैग्नेट है, इसको ड्रॉप किया गया यूं, नीचे एक कॉइल है, ये मैग्नेट जब उसमें से गुजरता है, इस कॉइल में एक वोल्टेज जनरेट होती है। मैं जरूर इसको आपको समझा दूंगा, लेकिन मुझे आप इसका ईएमएफ टाइम ग्राफ बनाकर दिखाएं। मुझे इसका ईएमएफ टाइम ग्राफ आप बनाकर दिखाएं। इससे मैं पहले पेपर डिस्कस नहीं करूंगा। सबसे पहले आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि जब ये मैग्नेट इस कॉइल में से गिरता है, इसका वोल्टेज टाइम ग्राफ कैसा बनता है। आप लोग काइंडली अपने जो भी आपके माइंड में आइडियाज हैं वो करें और जरा मुझे सेंड करें जी। बेटा मैग्नेट कॉइल में से गिर के निकल रहा है जी। बता सकते हैं आप कि नहीं? कोई करके सॉल्यूशन इसका मुझे सेंड कर सकता है भाई? ये मेरे सामने आपके नाम आ रहे हैं, इतने अजीम अजीम मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सच अ ग्रेट स्टूडेंट्स। तो जी, एक स्टूडेंट ने मैसेज भेजा है तो मैंने उनको कहा कि नहीं, उन्होंने गलत भेजा है। जिन्होंने स्ट्रेट लाइन के नाम से भेजा है, स्ट्रेट लाइन वाला मैसेज गलत है बेटा, ऐसा नहीं है जी। कोई और? जी, कोई और इसको ट्राई करना चाहता हो? अच्छा, चले मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। सर आप मैं अगर भेज जी जी, मैंने कर लिया, मैं भेज रहा हूँ आपको। चले ठीक है, भेजिए आप। मैं देख रहा वांट टू सी कि किस किस ने किया ये। बेटा जाहिर है ये पेपर 5 का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये बात ही नहीं पता कि इसकी वोल्टेज इंड्यूस कैसे होनी है, तो आप उसका एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन करेंगे? ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि जब ये मैग्नेट इस कॉइल में से गुजरेगा तो किस तरह का वोल्टेज पैदा होगा। आप में से अगर किसी बच्चे ने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा तो मुझे बता दे, मैं क्वेश्चन दोबारा सामने ले आता हूं। बेटा कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने अभी ज्वाइन किया हो और वो देखना चाह रहा हो कि कौन किस क्वेश्चन की बात हो रही है? जी, मेरे ख्याल है 2-3 बच्चे अभी आए हैं, तो मैं उनके सामने वो क्वेश्चन दोबारा लेकर आता हूं। पेपर 5, ये बेटा क्वेश्चन है, ये आज का हमारा एजेंडा है।
as a bar magnet is dropped through a coil, and EMF is induced in the coil. The maximum EMF E is induced as the magnet leaves the coil with the speed V. It is suggested that E is directly proportional to the V. Design a laboratory experiment to test the relationship between E and V. Velocity और EMF का ग्राफ बनाना है, और EMF भी कौन से वाला, मैक्सिमम EMF, छोटा बाकी EMFs नहीं। और ये भी उसने बता दिया कि जब मैग्नेट कॉइल को छोड़ेगा उस वक्त वोल्टेज ज्यादा होगी। आए जनाब, ये क्वेश्चन आपने देख लिया है, और मैं वापस आपके सामने करता हूं, क्वेश्चन रखता हूं सामने, देखें जी। जी, ये देखें, जब ये मैग्नेट यूं आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, तो आपने एक चीज पढ़ी थी, लेंज लॉ। पढ़ा हुआ लेंज लॉ सबने के नहीं? जब ये मैग्नेट इस कॉइल को अप्रोच करेगा, अच्छा जब तक तो वो दूर है उस वक्त, और फर्ज करें मैग्नेट जब इधर है तो मुमकिन है इसमें कोई खास वोल्टेज पैदा ना हो, वो दूर है जाहिर। जब वो करीब आएगा तो उसका इन्फ्लुएंस इस पर बढ़ेगा। मैं नीट डायग्राम बना देता हूं, ये है मैग्नेट, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये कॉइल है, ठीक है कि नहीं? अब इस कॉइल की तरफ जब वो आया तो ये लेंस लॉ की वजह से ये कॉइल उसे रिपेल नहीं करेगी, कॉइल अपना नॉर्थ पोल यूं नहीं बनाएगी। अब इस तरह से अगर नॉर्थ पोल कॉइल बनाएगी तो राइट हैंड ग्रिप रूल, आप इस पे देखें, उंगली अगर नॉर्थ पोल की तरफ है और उंगलियां, ये सॉरी, अंगूठा अगर नॉर्थ पोल की तरफ है तो उंगलियों का कर्ल क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वो अगर आप राइट हैंड रूल इस पे लगाएं तो करंट की ये डायरेक्शन बनती है, करंट की डायरेक्शन क्या बनती है, ये बनती है, करंट यू फ्लो कर रहा है, ठीक है कि नहीं है? अब ये चीज देखें, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है जिसे मैंने ब्लू से दिखाया, ठीक है, और वो नीचे आता जाएगा तो वोल्टेज ज्यादा पैदा होती जाएगी, ठीक है। अब आप ये चीज देखें कि उसके बाद यही कॉइल है, यही कॉइल है, जब मैग्नेट इसे क्रॉस करके निकल जाएगा, जब मैग्नेट इसे क्रॉस करके निकल कर नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो कॉइल चाहेगी कि ये मुझसे दूर ना जाए, कॉइल चाहेगी कि ये मुझसे दूर ना जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि कॉइल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जो इसे अट्रैक्ट करे। तो यहां नॉर्थ बनाएगी साउथ को अट्रैक्ट करने के लिए, और इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये देख लें, ये नॉर्थ पोल है जो इस साउथ पोल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मैग्नेट अवे जा रहा है ना कॉइल से। जब कॉइल से मैग्नेट अवे जा रहा होता है तो मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट, कॉइल एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जो इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, वो उसको ना नजदीक आने देती ना दूर जाने देती। अब इस पर अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं, राइट हैंड रूल लगाएं, तो ये इस तरह से थे, ये जो इस तरह से। अब आप ये चीज देखें कि एक दफा करंट इसमें अगर एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है तो निकलते वक्त करंट की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, इसका मतलब है इसमें एसी करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस, और देखें ये इस तरह का वोल्टेज टाइम ग्राफ बनेगा, ये देखें, जब मैग्नेट करीब आ रहा है ये वोल्टेज है, यहां पर वोल्टेज को मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं, तो वोल्टेज इंक्रीज करेगी। फिर वोल्टेज ने चूंकि दूसरी डायरेक्शन में भी बनना है, अगर क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हुई है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज भी होना है उसने, क्योंकि मैग्नेट के करीब आने पर अगर वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हुई है तो दूसरी तरफ जाने से एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो वो ज़ाहिर जीरो की तरफ आएगी, जीरो से आकर फिर दूसरी तरफ प्रोड्यूस होगी, और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू जरा ज्यादा होगी। यानी जब मैग्नेट एंटर हो रहा था कॉइल में तो उस वक्त जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुई वो थोड़ी थी, और जब वो निकल रहा था तो उस वक्त वो वोल्टेज जरा ज्यादा थी। इसकी वजह क्या है कि मैग्नेट जब कॉइल में से निकल रहा था तो उस वक्त भी वो गिर ही रहा था, उसकी यहां जो स्पीड थी उससे आगे स्पीड मुसलसल बढ़ती जा रही थी, और वो मैग्नेट कॉइल से जब निकला उस वक्त उसकी स्पीड और बढ़ चुकी थी, तो उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट थी जब वो कॉइल को छोड़ रहा था। एज अ रिजल्ट उसमें जो वोल्टेज पैदा होगी वो हाईएस्ट होगी उस वक्त जब वो कॉइल को छोड़ रहा होगा, और आपने बेसिकली ये वाली वोल्टेज मेजर करनी है, और इसका नेगेटिव साइन ओमिट कर देना। मुझे बताएं ये बात आपको समझ आई है कि नहीं आई है? जी बेटा, जी बेटा, ये बात समझ आ गई कि नहीं आई?
आप लोग यस करके लिख के टाइप कर दें, इससे पता चलता है कि आप इन्वॉल्व हैं, आप सीख रहे हैं। बेटा ये चीज एक थ्योरेटिकल चीज थी, क्वेश्चन पेपर 5 का है, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं इसे डिस्कस करता, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि अगर एक मैग्नेट शॉर्ट कॉइल में से गुजर रहा है और उसमें वोल्टेज टाइम ग्राफ उसका कैसा बनेगा, तो आप उस वोल्टेज को मेजर कैसे करेंगे? जी, किसी ने कोई बात इसमें पूछनी है तो मुझे हाजिर हूं बेटा। जी, आप में से कोई किसी की रिप्लाई मेरे सामने नहीं आ रहा, मैं देखूं सही। सर वो कह रहे हैं कि प्लीज आप ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट कर दें। जी जी, अच्छा ठीक है, मैंने अभी देखा सही, मैं दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। अच्छा पहले मुझे एक बात बताएं, ये बात तो आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई है ना, ये देखें, ये एक फर्ज करें कॉइल है, ये देखें ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये, अब ये मैग्नेट अगर इसकी तरफ आ रहा है बेटा, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? आपको पता है मैग्नेट जब कॉइल के करीब आता है तो कॉइल में एक वोल्टेज पैदा नहीं होती, ये बात आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई है, ठीक है कि नहीं? अब जब ये मैग्नेट इसके करीब आ रहा है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? मैग्नेट के इस कॉइल के करीब आने से क्या होगा, इसका नॉर्थ पोल इसके करीब आ रहा है, इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें वो करंट जो प्रोड्यूस होगा उस करंट का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा करंट इसमें होगा क्यों प्रोड्यूस? फैराडेज लॉ की मदद से। फैराडेज लॉ ये कहता है जब भी किसी कंडक्टर के आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज हो तो हमेशा वोल्टेज पैदा होती है, ये बात तो पता है ना आप लोगों को, ठीक है? इसमें कोई वो शक तो नहीं है बेटा कि जब भी आप मैग्नेट को कॉइल के आगे पीछे ऐसे मूव करें तो इसमें वोल्टेज पैदा होगी। तो ये कॉइल जब करीब, मैग्नेट जब आप थ्रस्ट इन करेंगे कॉइल में तो कॉइल में एक वोल्टेज पैदा होगी। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह इसलिए कि जाहिर है कि पहले इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, मैग्नेट के आने की वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और जब भी किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है बेटा वहां वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है, वहां क्या चेंज प्रोड्यूस हो जाती है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है। तो एक और फिर आगे ये फैराडेज लॉ की वजह से वोल्टेज क्यों प्रोड्यूस हुई है, फैराडेज लॉ की वजह से। और अब मुझे बताएं कि उसकी डायरेक्शन कैसे है, वो अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ है। लेंस लॉ की वजह से ये होता है, करंट एक ऐसी डायरेक्शन अडॉप्ट करता है, अब देखें करंट इसमें यूं है और कि ये उसको अपोज करे, यानी मैग्नेट को करीब नहीं आने देना चाहता। तो डायरेक्शन आपने याद है लेंस लॉ भी ओ लेवल में पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एज सच टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो अब ये चीज देखेंगे मैग्नेट की वजह से इसमें ये राइट हैंड ग्रिप रूल से देखेंगे, अगर अंगूठा नॉर्थ पोल की तरफ है तो उंगलियां जो है बेटा वो करंट की तरफ होंगी, तो इस पर आपको ये करंट का डायरेक्शन आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब फर्ज करें कि ये मैग्नेट इसको इसमें से गुजर गया, पूरा मैग्नेट इसके अंदर से गुजर के दूसरी तरफ निकल गया, ये कॉइल है, ये, और ये मैग्नेट है, और नोट करें कि मैग्नेट अवे जा रहा है, यूं दूर जा रहा है। अब मैग्नेट के दूर जाने से भी इसमें वोल्टेज पैदा होगी अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, क्योंकि फैराडेज लॉ कहता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा हो या वीक हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा हो या वीक हो रहा हो, दोनों सूरतों में कॉइल में वोल्टेज पैदा होती है, ठीक है कि नहीं? तो अब जब ये मैग्नेट इधर जा रहा है तो इसमें फिर करंट फ्लो प्रोड्यूस होगा। अब उस करंट की डायरेक्शन ऐसी क्यों होगी, उसकी वजह यह है कि अकॉर्डिंग करंट प्रोड्यूस हुआ फैराडेज लॉ की वजह से। करंट की डायरेक्शन ऐसी क्यों है, लेंज लॉ की वजह से। लेंज लॉ ये कहता है कि जब मैग्नेट करीब आए तो कॉइल रिपेल करती है, और जब मैग्नेट दूर जाए तो कॉइल अट्रैक्ट करती है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? ये यूं करके इस तरह से, ठीक है, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। अब देखिए यहां नॉर्थ पोल बनेगा क्योंकि उसने साउथ को अट्रैक्ट करना है। इसका मतलब है कि अगर मैग्नेट किसी कॉइल में से गुजरे तो वोल्टेज करंट पहले यूं प्रोड्यूस होगा और फिर करंट यूं प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है करंट अगर एक डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव कहा है तो दूसरी को नेगेटिव कहेंगे। जब भी एक कॉइल में से, ये कॉइल है, ये कॉइल है, इसमें से एक मैग्नेट इस तरह से गुजर के चला जाए तो उस कॉइल में एक दफा वोल्टेज यूं प्रोड्यूस होगी और एक दफा वोल्टेज यूं प्रोड्यूस होगी, ये बात तय है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से गुजरे तो जो वोल्टेज पैदा होगी वो एक तरफ इस तरह होगी और फिर इस तरह होगी, इस तरह की वोल्टेज होगी, ये बात तय है। मगर अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो आते वक्त कम वोल्टेज होगी, लेकिन निकलते वक्त जो वोल्टेज होगी वो जरा ज्यादा होगी, और जाहिर है वो तेजी से गुजरा तो उसका टाइम भी कम हो जाएगा। यानी देखें आते वक्त ये वोल्टेज प्रोड्यूस हुई, निकलते वक्त इस तरह वोल्टेज प्रोड्यूस होगी।
एक तो उस वोल्टेज का टाइम कम हो जाएगा क्योंकि तेजी से निकल गया मैग्नेट, लेकिन तेजी से निकलते वक्त उसने मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस कर दी वोल्टेज। मुझे बताएं यहां तक कोई मसला तो नहीं है? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? माहीन बेटा आपको समझ आई है कि नहीं? माहीन, अशफाक, बिल्कुल सही समझ आ गई है? चलो ठीक है। किसी और ने कोई बात पूछनी हो तो पहले बेटा मेरी मजबूरी थी, मेरा ये मैं पेपर 5 का ये पीरियड है, मेरा काम नहीं था कि इसमें मैं ये चीजें एक्सप्लेन करूं, मगर ये पेपर 5 का क्वेश्चन है, ये आप कर ही नहीं सकते जब तक आपको यही ना पता हो कि उसकी वोल्टेज टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। अब उसने मैग्नेट कॉइल के थ्रू गिराया है, मैग्नेट क्या किया है, कॉइल के थ्रू गिरा दिया ऐसे। उसने क्वेश्चन आपको ये कहा है कि ये कोई मैग्नेट है, ठीक है कि नहीं, यहां से उसने इसको फेंका है नीचे, कॉइल यहां पर है, ठीक है। अब वो कॉइल में से गुजरा है, उसमें उसने कहा जो गुजरते वक्त उसने जो उसकी वेलोसिटी है ये, वो वेलोसिटी और जो इसमें मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है उसको आपने स्टडी करना है। यानी वेलोसिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वोल्टेज मैक्सिमम, सारी वोल्टेजेस नहीं, जो मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है वो, और वो कौन सी वाली है, वो ये है। यहां पर आप ईएमएफ या एक्स एक्सिस पे टाइम, ये यूं ग्राफ ऐसे बना है, और इसमें जो ये वाली वोल्टेज है ना बेटा, इस वोल्टेज की वो बात कर, इस वोल्टेज को जो निकलते वक्त उसने प्रोड्यूस की। आए जनाब हम इसका अब सेटअप लगाते हैं और इसको हम देखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। यहां से पेपर 5 शुरू हो रहा है। जिन लोगों ने क्वेश्चन को एक दफा दोबारा देखना है, मैं दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूं कि क्वेश्चन है क्या था। ये क्वेश्चन है, मैं आपके सामने एक दफा आखिरी दफा उसे दोबारा पेश करता हूं। ये देखें, ये क्वेश्चन ऐसे अच्छी तरह पढ़ लें, दोबारा अब ये नहीं आएगा पूरा पीरियड के बाद, अब दोबारा इसने वापस नहीं आना। जी जी, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के प्यारे नाम से और उसके प्यारे हबीब पर दुरूद भेजते हुए। पहला पॉइंट, मुझे बताएं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जनाब? वेलोसिटी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एग्जिट वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट फ्रॉम द कॉइल। ठीक है कि नहीं? और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जी, व्हाट इज बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और यहीं पर आप मेंशन कर दें, इसी जगह मेंशन कर दें कि दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल in the coil will be AC, यानी अल्टरनेटिंग होगा विद वेव शेप। यही मेंशन कर दें कि वेव शेप इसकी कैसी होगी, ठीक है कि नहीं है? वेव शेप एज शोन। ये यूं, और साथ आप उसको मेंशन करें कि ये वाली वोल्टेज है जिसे मैंने मेजर करना। फ्रॉम दिस वी डिक्लेयर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोअर और इन्वर्टेड पीक वैल्यू एज अवर, हाँ जी, लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेटर हाफ साइकिल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लेटर हाफ साइकिल, यानी ये वाला, हाँ,
will be our dependent variable. जी, मुझे बताएं बेटा, यहां तक किसी को नहीं समझ आया तो मैं हाजिर हूं। जी, कोई बात अभी तक ना समझ आई हो? आगे कांस्टेंट्स। कॉइल। मैग्नेट यूज्ड, कॉयल यूज्ड, ठीक है कि नहीं? वो जो आपने मैग्नेट यूज किया वो आपका वो कांस्टेंट, ये नहीं है आधी रीडिंग्स आप एक मैग्नेट से लें फिर आप क्यों हो ये तो वीक मैग्नेट, उसे फेंक के उसकी जगह नया स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लें। शुरू से ही आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में मैग्नेट यूज, और इसके साथ ही लिख लें इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग क्यों भाई? हाँ बेटा, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग क्यों? जी, सर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए कि इंड्यूस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग ज्यादा वोल्टेज पैदा करेगा, ज्यादा वोल्टेज पैदा करेगा तो उसको मेजर करना आसान होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रीडिंग जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा वो उसकी वोल्टेज जितनी ज्यादा बड़ी रीडिंग होगी उतनी ज्यादा उसको मेजर करना आसान होता है, फ्रैक्शनल एरर इन दैट वैल्यू कम होती है, ठीक है कि नहीं? और बेटा कॉयल यूज्ड, कॉयल कैसी यूज होनी चाहिए? कॉयल शुड हैव व्हाट? मोर नंबर ऑफ टर्न्स। एक्सक्यूज मी सर, जी जी मैं सुन रहा हूं। सर आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं? मैंने ऊपर वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है। ये ले लिया सर, थैंक यू। कॉयल शुड हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स। बेटा मोर नंबर ऑफ टर्न्स क्यों होंगे? बेटा क्यों चाहता हूं मैं मोर नंबर ऑफ टर्न्स, बता सकते हैं आप मुझे कि नहीं? सर वही मैक्सिमम वाली बात है। बेटा ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो ज्यादा वोल्टेज पैदा होगी, हर टर्न में वोल्टेज पैदा होती है और सारे टर्न्स की वोल्टेज ऐड हो जाती है। बेटा हर टर्न में वोल्टेज पैदा होती है, याद रखिए। देखिए ये एक टर्न है ना, ऐसे आपने इसको मैग्नेट को यूं एक थ्रस्ट कर किया ना ऐसे करके, तो फर्ज करें इसमें 1.5 वोल्ट पैदा हो गए, ठीक है? इसी की जगह एक टर्न और ये दूसरा टर्न और यूं कर दें आप, अब क्या होगा? अब उसी मैग्नेट को दोबारा लेकर आए, थ्रस्ट करें इसमें, इसके करीब लेकर आए, तो इसमें एक टर्न में 1.5 वोल्ट, दूसरे टर्न में भी 1.5 वोल्ट, तो टोटल 3 वोल्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 टर्न हो, मैग्नेट को सडनली ऐसे उसी तरह से ऐसे लेकर आए तेजी से, तो उसी स्पीड से लेकर आए, स्पीड वही हो, तो इस एक टर्न में 1.5, दूसरे टर्न में 1.5, तीसरे टर्न में 1.5, एंड दे विल एक्ट एज सीरीज सर्किट। जिस तरह आप सीरीज में सेल जोड़े तो उनकी वोल्टेज ऐड हो जाती है ना, बिल्कुल इस तरह से हर टर्न में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो दूसरे टर्न वाली वोल्टेज के साथ ऐड होती है। इसलिए वोल्टेज इंड्यूस जो होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होती है। वो नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होती है बेटा? प्रोपोर्शनल होती है। वोल्टेज इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम जो कॉइल यूज करेंगे वो शुरू में ही ज्यादा टर्न्स वाली ले लेंगे, जो लैब में हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्न्स वाली कॉइल अवेलेबल होगी वो लेंगे, वो लेकर हम उसको यूज करेंगे और फिर उसको चेंज नहीं करेंगे, इसलिए ये हमारे कांस्टेंट्स हो गए, ठीक है? अब हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होगा? जी जी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है वो देखें जनाब, आपके सामने बनाता हूं मैं, ठीक है? ये बेटा एक सॉफ्ट आयरन, ये क्या है? सॉफ्ट आयरन, ठीक है कि नहीं है? और ये इसको मैंने एक सर्किट है, ये स्विच है, और ये इसको ऐसे टर्न्स टर्न्स दिए हैं मैंने इसके साथ, यूं करके इसका सर्किट बनाया है। ये स्विच एस है इसका। जब इसमें करंट फ्लो किया तो ये बेटा क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। और इसके मैग्नेट बनने से इसका जो वो है राइट हैंड ग्रिप रूल लगाया तो इसका ये एंड नॉर्थ है और ये एंड साउथ, ठीक है? जिस मैग्नेट को मैंने गिराना है वो मैग्नेट मैंने यहां जोड़ दिया, जिस मैग्नेट को मैंने गिराना है वो मैग्नेट मैंने यहां जोड़ दिया,
ये मैग्नेट है जिससे को मैंने ड्रॉप करना है। यहां पर बिल्कुल इसके नीचे यहां एक लाइट गेट लगा हुआ है, ये इस तरह से ये लाइट बीम आ रही है। इसका बाकी सर्किट ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है और ये तार इसके साथ यूं जुड़ी हुई। अब जब ये लाइट, मैं इसका वैसे आपको पता है ये इस तरह होगा, यानी ये चीज इधर से, ये यहां से पीछे से घूम कर ये तार इसके साथ यूं आकर यूं कनेक्ट होती है, ठीक है ना। तो मतलब लाइट बीम ऐसे बनाई जाती है, लेकिन आप अगर बस सिर्फ उसकी एक तार भी दिखा दें तो ठीक है। अब इससे ये डिस्टेंस है, एक मेजर्ड डिस्टेंस एच डिस्टेंस है मेजर, जो आपने मीटर रूल से मेजर किया। यहां आपने दूसरा इलेक्ट्रॉनिक टाइमर लगाया, लाइट गेट लगाया हुआ है। ये 2 लाइट गेट हो गए, डिस्टेंस एच भी हो गया। और जो कॉइल है ना, जो कॉइल है जिसमें से उसने गुजरना है, वो कॉइल यहां है और वो कॉइल यूं है और उसके साथ यहां पर सीआरओ लगी हुई है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लगी हुई है, ठीक है। ये और उस कॉइल के सर्किट यहां पर वाई इनपुट पर आकर जुड़ रहे हैं, उस कॉइल इसकी वाई इनपुट पे, ठीक है। और इस तरह से ये आपने सारा सेटअप बना लिया, ठीक है। अब होगा क्या, और नीचे देखें सेफ्टी प्रिकॉशंस में यहां बकेट विद सर जरूर दिखाएं। यहां क्या दिखाएं, बकेट विद फोम। बकेट विद फोम क्यों, क्योंकि मैग्नेट बार बार गिरे तो बेटा उसकी मैग्नेटिज्म खराब होती है। बकेट विद फोम दिखाना जरूरी होता है क्योंकि मैग्नेट अगर बार बार फर्श पे गिरे तो उसकी मैग्नेटिज्म खराब होती है। मैग्नेट को अगर बार बार फर्श पे फेंकें तो उसके डोमेन्स डिसअलाइन हो जाते हैं और वो नहीं रहता, एक अच्छा मैग्नेट नहीं रहता। अगर आप उसको बार बार गिरा रहे हैं, उसको झटके लग रहे हैं, तो उसकी मैग्नेटिज्म में कमी आ रही होगी। इसलिए नीचे बकेट विद फोम जरूर दिखाएं। जी मैं देख रहा हूं बेटा, सुने क्या बात बताएं, किसने को बात पूछनी थी? हाँ, मोहम्मद शाह ने पूछा है कि कांट वी रिलीज द मैग्नेट फ्रॉम अबव वाया मैकेनिकल क्लैंप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उस तरह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बस उसमें फिर एहतियात होनी चाहिए कि वो छुटे तो एग्जैक्टली इसको क्रॉस करे। आप उसमें फिर इतना जरूर लिखते हैं कि वी शुड टेक अ ग्रेट केयर इन रिलीजिंग द मैग्नेट दैट इट शुड हैव जीरो वेलोसिटी व्हेन इट बिगिंस टू क्रॉस द गेट, लाइट गेट 1, यूं लिखते हैं तो आपका जी वो एक्सेप्ट होगा। आप बिल्कुल, वो आपकी एक्सेप्टेबल पॉइंट है, उसमें आपको वो कोई भी उसमें नंबर नहीं कटेंगे आपके। अब आपने क्या करना है, यहां से स्विच ऑफ ओपन कर दें। स्विच ओपन करेंगे तो करंट इस सर्किट में बंद हो जाएगा। जब करंट इस सर्किट में बंद होगा तो ये अब मैग्नेट नहीं रहेगा, ये इसको छोड़ देगा। ये भारी मैग्नेट है, ये नीचे गिरेगा। जो ही गिरेगा ये लाइट गेट 1 को क्रॉस करेगा, नीचे जाकर ये लाइट गेट 2 को भी क्रॉस करेगा। लाइट गेट 2 को क्रॉस करेगा तो टाइमर की पास टाइम आ जाएगा, वो टाइम जो यहां से गुजरने का टाइम था, गिरने का टाइम था ये, और नीचे मैग्नेट जाकर बकेट विद फॉर्म में गिर जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब आप देखें कि आप इस डेटे से वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे, एग्जिट वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे। इस डेटे से जो एग्जिट वेलोसिटी यानी इस जगह पर एन जब मैग्नेट यहां पर था, ये उसका साउथ है, ये उसका नॉर्थ है, इस जगह की वेलोसिटी कैसे आएगी वो देख लेते हैं। उसका फार्मूला है वो स्वेट इक्वेशंस आएंगी, जी स्वेट इक्वेशंस आएंगी। जी बिल्कुल। जब आप छोटे डिस्टेंसेस पर चीजों को मूव करवाते हैं तो आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ज़रा 1 मीटर 2 मीटर से गिराने से इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं आती कि एयर रेजिस्टेंस एक्ट करे और फिर आप स्वैत इक्वेशंस ना लगा सकें। तो आप ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस छोटे डिस्टेंसेस पर आराम से लगा सकते हैं। अब इस एस को कह दें एच। इनिशियल स्पीड बेटा 0, फाइनल स्पीड आपने मेजर करनी है, और ये टी। इसमें से फाइनल वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाएं, 2h/t से फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, 2h/t से फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। और बेटा जो बच्चे ये करते हैं ना, खाली h/t कर देते हैं, जो खाली h/t करते हैं उससे इस पूरे इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी आती है और वो समवेयर इन द मिडल होती है। वो वेलोसिटी नहीं होती जिससे वो एग्जिट कर रहा होता। एग्जिट वेलोसिटी के लिए हमेशा ये फार्मूला लगाएंगे, इनिशियल स्पीड तो फाइनल स्पीड 2h/t से आएगी।
कभी भी एच ओवर टी से नहीं आती। सादे एच ओवर टी से हमेशा पूरे इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी आती है। पूरे इंटरवल की क्या आती है? एवरेज वेलोसिटी आती है। ठीक है, अब जब ये बकेट बेटा मैग्नेट इसमें जब ये गिर रहा है नीचे, तो देखें जो यहां पर वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो देखें वो कैसी होगी जनाब। जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो ये होगी, यू जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो इस तरह की वोल्टेज होगी। ठीक है बेटा, यहां दो ऑप्शंस होती हैं, या तो ऑसिलोस्कोप को आप रिकॉर्डिंग पे लगा दें, क्योंकि आप एकदम इसको नहीं ट्रेप पकड़ सकते क्योंकि तेजी से ये प्रोड्यूस होगी फिर खत्म हो जाएगी, या आप ऑसिलोस्कोप को रिकॉर्डिंग पे लगा दें, या एक फ्रीज का बटन होता है उसके ऊपर। जब ये मैग्नेट इधर से गुजरे तो एकदम आप फ्रीज का बटन दबा दें ताकि ये पैटर्न स्क्रीन पर लॉक हो जाए, रुक जाए, वरना ये मैग्नेट नीचे गिरेगा तो ये बन के एक दफा खत्म हो जाएगा। ये यानी ये वोल्टेज टाइम ग्राफ उसका बनेगा और फिर खत्म हो जाएगा, और आप ढूंढते रहेंगे ये कहाँ आया था, स्क्रीन पर एक दफा आया तो था। या तो स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पे लगा दें जिससे ये चीज रिकॉर्ड हो रही हो ताकि आप प्ले बैक करके इसको दोबारा देख लें और वहां रोक लें, पॉज कर लें, या फिर आप उसी टाइम फ्रीज का बटन दबाएं। ये फ्री एंड उस टाइम पे फ्रीज का बटन दबाना जरा एक मुश्किल काम है, मगर ये दो ऑप्शंस होती हैं जिसके जरिए। अच्छा, अब फ्रीज का बटन दब गया या रिकॉर्डिंग आपने लगा दी और प्ले बैक करके आपने ये वोल्टेज टाइम ग्राफ निकाल दिया। अब आप नोट करें 1 2 3 4 ये कितनी डिवीजन्स बनी है? 4 सेंटीमीटर है। इधर जो वाई सेंसिटिव है उस पर लिखा हुआ है, फर्ज करें 2 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। तो अब आप ये वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे? 4 सेंटीमीटर इंटू 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, 8 वोल्ट्स हो गया। इस तरह से इसको मेजर करेंगे, वोल्टेज भी मेजर कर ली, वेलोसिटी भी मेजर कर ली। अब आपने जनाब आपका एक्सपेरिमेंट, मुझे बताएं यहां तक किसी ने कोई बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूं जी। जी जी बेटा को प्लीज बात पूछनी है तो। अफजा ये बेटा पेपर है ये 2012 का, नवंबर 2012 का पेपर है बेटा, 52 क्वेश्चन नंबर 1। और किसी ने कोई बात पूछनी हो? सर अब अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी हो तो हम एज बढ़ा देंगे क्या? अब्दुल्ला शमीम ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि जाहिर है अब आपने ज़रा एक्सपेरिमेंट करना है तो खाली एक वेलोसिटी की रीडिंग तो नहीं लेनी और एक वोल्टेज की रीडिंग तो नहीं ना लेनी, तो आप एच चेंज करेंगे। एच आप चेंज करेंगे, एच के चेंज करने से वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज करेंगे उससे वोल्टेज चेंज होगी, और आपको 5-6 रीडिंग्स वेलोसिटी की लेंगे, 5-6 रीडिंग्स वोल्टेज की लेंगे, और उसके लिए आपको एच भी 5-6 दफा चेंज करना पड़ेगा। बेहतर यह है कि आप शुरू करें एच की पहली वैल्यू 40 सेंटीमीटर, फिर 60 सेंटीमीटर, फिर 80 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, फिर 120 सेंटीमीटर, इस तरह से करके आप कर लें। और कोई क्वेश्चन पूछना है? बेटा आप बोलें, आपके बोलने से मुझे आइडिया होगा आप क्या सोच रहे हैं, और फिर जब आप की सोच मेरे पास आएगी तो उसको मैं ज्यादा बेहतर अंदाज में एड्रेस कर सकूं। जी और दूसरा ये कि आपने इसमें से कौन सा एच कैसे चेंज करना है। जाहिर है अगर आप लोअर गेट हिलाएंगे तो आप कॉयल को भी हिलाएंगे, मुमकिन है कॉयल आपने यहां से किसी होल्ड करके रखी हो किसी मेहनत से, तो बेहतर है इसको ऊपर कर लें। डिपेंड करता है कि किस सेटअप को आसानी से मूव करवाया जा सके। इसको ऊपर मूव करना आसान हो तो लाइट गेट 1 को ऊपर मूव करें, और अगर उसको फिक्स किया हुआ बड़ी मेहनत से तो फिर कॉयल को, इस कॉयल को समेत इस चीज को नीचे लेके दें। हमेशा जो कॉयल है और लाइट गेट 2 है इनका डिस्टेंस बहुत मिनिमम होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? ये देखें, ये मैंने भी यही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ किया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सेटअप मैंने बनाया सारा, और फिर यही चेंजिंग एंड मेजरिंग वेलोसिटी। We will allow magnet to fall through a measured distance h with distance h will be measured with the help of meter rule or measuring tape, and we will note the we will measure the time taken to fall this distance with the help of electronic timer using s is equal to u plus v over 2t.
V is equal to 2h over t. We can measure final exit velocity. Changing h will change the values of v. We can keep lower gate fixed and move upper gate, or can keep upper gate fixed and move lower gate, depending upon which is easier to do. ठीक है ना? Releasing circuit to change this is done to change h. Keeping large values of h will reduce fractional error in measuring h. It will also give large values of time, reducing relative fractional error in measuring time, giving large values of velocity as well, which will also reduce the fractional error in measuring the velocity. ठीक है कि नहीं? Using a stopwatch or flat coil with large number of using a strong magnet and a flat coil with large number of turns will give large value of voltage, reducing fractional error in measuring the voltage. We can press freeze button option or make a video of the screen of oscilloscope, or use playback option to measure the value of HE. Method of measuring E is illustrated with the वो हमने कर दिया था जी. और उसके बाद आप क्या करेंगे? आप EMF और वेलोसिटी का क्या करेंगे? दुआ आपने बेटा क्या पूछा है? अच्छा राहिम आपने बिल्कुल सही कहा है बेटा, लाइट गेट्स की इंस्टॉलेशन मुश्किल होती है. जब वो कहते हैं ना कि मेंशन सम ऑफ द डिफिकल्टीज, तो आप उसमें ये बात लिखें कि लाइट गेट इंस्टॉल करना इतने आसान नहीं होते, उनकी इंस्टॉलेशन मुश्किल होती है और उनको हैंडल करना मुश्किल होता है, और उनके मूवमेंट भी मुश्किल होती है. दुआ नहीं सर व्हाई आर वी यूजिंग द अपर कॉइल? बेटा आप इस कॉइल की बात कर रही हो, इस कॉइल की बात करिए बेटा. ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मैग्नेट को हम रिलीज मैकेनिज्म के थ्रू बेटा. ठीक मलाइका बेटा, जब एच चेंज होगा, एक चीज है लॉन्गर डिस्टेंस से कोई चीज गिर कर आएगी बेटा, तो वो नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं चुकी होगी. तुम एक चीज को यूं गिराती हो, उसकी वेलोसिटी फिर और दूर और ऊपर से गिराओगी तो और ज्यादा वेलोसिटी नहीं होगी बाय द टाइम वो जाकर नीचे स्ट्राइक करेगा. फिर और ऊपर से गिराओगी तो और ज्यादा एग्जिट वेलोसिटी उसकी तेज होती चली जाएगी. ठीक है कि नहीं? और बेटा और किसी ने कोई बात पूछनी हो? जी बेटा किसी ने कोई बात पूछनी हो? सर इसकी पिक्चर्स भेज दिया. जी मैं इसकी पिक्चर्स भेज दूंगा बेटा. जिनको इसकी क्या कहते हैं पिक्चर्स भेजनी चाहिए हो वो एक मिनट है, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं.